आपको इसके आपको महेश जी 2 दशक से ज्यादा हुए कोर्ट पर नजर रखते हुए, तमाम सीजीआई आए और गए, और तमाम आप देख पा रहे हैं जो बनेंगे भी आगे, उन सबको भी आप करीब से जानते हैं। आपको क्या लगता है कि पिछले इस कुछ वक्त में और अभी बहुत खास अहम मामले हैं सुप्रीम कोर्ट में जो कि लोकतंत्र की गरिमा को बचाने के लिए काफी होंगे, अगर वाकई में कोर्ट एक अलग तरीके से अपनी मिसाल पेश करे? क्या कोर्ट पर इस बात का दबाव है, जिस तरह से पिछले कुछ वक्त से तमाम सवाल उठने लगे कि न्यायपालिका जो है वो भी राजनीति के आगे झुक रही है, क्योंकि रंजन गोगोई जी चले गए पार्लियामेंट, चंद्रचूड़ जी पर भी तमाम तरह के सवाल उठे। संजीव जी का टेन्योर कम था तो उतना सवाल नहीं उठा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि कई ऐसी बातें हैं और कई तरह के स्टेटमेंट रहे, खासतौर से डीवाई चंद्रचूड़ के, तो जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने फैसला राम पर छोड़ दिया। फिर उनके गणपति पूजा पर प्रधानमंत्री जी पहुंच जाते हैं। तमाम तरह की अलग अलग चीजें इस तरह से मतलब एक इन्फ्लुएंस, एक प्रेशर क्रिएट कर रही हैं कि आज न्यायपालिका पर कि लोगों का विश्वास इसमें बना रहे, क्योंकि विश्वास ही सबसे बड़ी चीज है। देखिए, आज से अगर हम 20 साल पहले की बात करते हैं, 25 साल पहले की बात करते हैं, 15 साल पहले की बात करते हैं, तो तब सुप्रीम कोर्ट में बहुत फर्क था। इवन आप देखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट में हर आदमी के मुंह से निकलता था, किसी भी ऑफिस में आदमी जाता था और उसका कोई काम नहीं होता तो कहता मैं कोर्ट चला जाऊंगा, मैं कोर्ट चला जाऊंगा। ये स्थिति थी। और आप ये देखिएगा कि पहले जो है सोमवार का दिन और शुक्रवार का दिन, ये तो पीआईएल डे माना था, स्पेशली जनहित याचिका दायर होती थी। जनहित याचिका हमेशा सरकार के खिलाफ दायर होती है, कभी भी जनहित याचिका किसी प्राइवेट संस्थान, प्राइवेट आदमी के खिलाफ नहीं होती है। जनहित याचिका का मतलब ही सरकार के खिलाफ होता है। तो बकायदा 10-12-15 जो है जनहित याचिका सोमवार के दिन और शुक्रवार के दिन तुरंत 10:30 बजे लगती थी और हम 10:15 बजे हर सूरत में कोर्ट में पहुंचना होता था। ये माहौल था आज से 15 साल पहले तक का, 20 साल पहले तक का। जब से भाजपा की सरकार आई उसके बाद अब जो रंजन गोगोई वो चीफ जस्टिस थे, जिस प्रकार का रवैया उन्होंने दिखाया राफेल के अंदर, राफेल में देखिएगा कि उसमें कांग्रेस की मांग ये थी, उसके अलावा जो भी और याचिका करता थे, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, उनकी मांग ये थी, उन्होंने किसी ने ये नहीं कहा कि राफेल जो है वो खराब है, सब स्टैंडर्ड है। उन्होंने कहा कि राफेल जो है उसकी जो कीमत है, उसका जो खरीदा जा रहा है बहुत ऊंचे दामों पे खरीदा जा रहा है, ये गलत है। और गोगोई साहब किस बात की सुनवाई कर रहे थे कि गोगोई साहब इस चीज पे सुनवाई कर रहे थे कि नहीं साहब ये जो है आप हैं, इसको सब स्टैंडर्ड बता रहे हैं। अब गोगोई साहब ने कहा कि हम तो जज हैं और आप वकील, हम सब लॉ ग्रेजुएट हैं, हम एक्सपर्ट नहीं है। तो उन्होंने वायुसेना के 3 बड़े अधिकारियों को बोला कि आप उनको कोर्ट में बुलाइएगा। नेचुरल है, वो आए यूनिफॉर्म पहन के, उनसे पूछते हैं कि आप ये बताइए कि सरकार का जो फैसला उचित है कि नहीं, क्या इसमें खामी है कोई, ये इसकी तकनीकी बिल्कुल ठीक है कि नहीं। अब बताइए, वो अधिकारी जो सरकार के मातहत हैं, सरकार के अधिकारी हैं, उनकी सर्विस की आचार संहिता में लिखा हुआ है, सर्विस संहिता में लिखा हुआ है नौकरी की कि सरकार के खिलाफ नहीं जाना होता है। वो क्या ये बोलेंगे कि नहीं सब सरकार का फैसला गलत है, नहीं सब ये सब स्टैंडर्ड है, ये बी कैटेगरी का है, ए का नहीं है। बताइए, उनसे पूछा जा रहा है, फिर फैसला किया जा रहा है, और फैसला क्या आया वो पूरे देश को पता है। उसके बाद एक और चीज सवाल इनसे पूछा कि क्या खामी है, आपने ये सवाल तो किया ही नहीं कि इसकी कीमत क्या होनी चाहिए। वही तो, और वो कहते रहे, हम्म। विपक्ष वाले कहते रहे जो उसमें वो थे, विपक्ष में नहीं बल्कि आप ये बोलिए याचिका करता थे, वो कह रहे हैं कि सर हमारा ये तो सवाल ही नहीं है कि ये सब स्टैंडर्ड है राफेल। हम कब कह रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि जो उसको खरीदा जा रहा है इतने ऊंचे दामों में, कई गुना में उसमें घपला है, इसको इतने ऊंचे दामों में क्यों खरीदा जा रहा है। गोगोई साहब ने वो सब उड़ा दिया। उसके बाद एक छोटा सा और समय लूंगा आपको बताने के लिए, जब आपने सुप्रीम कोर्ट की बात, बिल्कुल ये बहुत जरूरी है। हाँ, आप ये देखिएगा कि राहुल गांधी ने, सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आई चौकीदार चोर के ऊपर, तो उनको पता है कि वकील ने क्या, सुप्रीम कोर्ट ने जो है फैसला सुनाया कुछ, तो राहुल गांधी कहीं भाषण दे रहे थे और उन्होंने भी कह दिया कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी बात को मान लिया है कि चौकीदार चोर है। तो ये बात उन्होंने जस्ट बोली। मीनाक्षी लेखी जो नई दिल्ली से भाजपा के सांसद थी, उनका टिकट में कहीं नाम नहीं चल रहा था, चुनाव सर पे था, तुरंत क्योंकि वो वकील रही हैं, खानदानी वकील से, उनके जो ससुराल में है सब वकील रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल कर दी गोगोई साहब के यहाँ पे कि देखिए राहुल गांधी ने उनको कहा कि चौकीदार चोर है। ये कहने से बकायदा उन्होंने तुरंत उसकी कंटेम्प्ट पिटीशन एडमिट कर ली, जबकि कंटेम्प्ट पिटीशन के लिए जो अटॉर्नी जनरल से परमिशन ली जाती है वो भी सब हो गई, और तुरंत उन्होंने जो नोटिस इश्यू कर दिया राहुल गांधी को, और ये सब हो गया कि सब राहुल गांधी भी चोर हैं, और जो चोर कहा जा रहा था वो राजा हो गए। तो मीनाक्षी लेखी की टिकट पक्की हो गई नई दिल्ली की दोबारा से, और जो अपने जस्टिस चीफ जस्टिस गोगोई साहब थे, उन्होंने 2 फैसले कितनी जल्दी सुनाए।
दोनों फैसले सरकार के खिलाफ थे, केंद्र सरकार के हक में थे, और जो विपक्ष है उनके खिलाफ थे। उसके बाद आप देखिएगा कि मैं सभी सांसदों का, चाहे वो राज्यसभा के हैं चाहे लोकसभा के, सम्मान करते हैं, लेकिन एक चीफ जस्टिस कितना बड़ा पद होता है। किसी चीफ जस्टिस के प्रति किसी पत्रकार की हिम्मत है कि बुला ले, सर इधर आइए सर, जोर से चिल्ला के नहीं। वो अलग बात है कि हम सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं तो महीने में एक आधा पर चीफ जस्टिस चाय पी लेते हैं, बाकी जजेस से मिलते रहते हैं तो चाय पी हमारी हो जाती है, वो एक अलग बात है। लेकिन आप देखिए चीफ जस्टिस रिटायर हो रहे हैं और भाजपा में राज्यसभा से वो संसद सदस्य बन रहे हैं, सांसद बन रहे हैं, क्या मजाक हो रहा है। उसके बाद जब उनसे पूछा गया, हमने पूछा गोगोई साहब आप ये बताइएगा कि आप राज्यसभा में किस लिए आए, तो उन्होंने बोला नहीं, जजेस की बहुत सारी दिक्कतें होती हैं जिनको सरकार ने पूरा करना होता है, हम उनके लिए आवाज उठाएंगे। सर जब से सांसद बने हैं राज्यसभा में जस्टिस गोगोई, उनसे पूछेगा एक भी सवाल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए, हाई कोर्ट के जजों के लिए या लोअर कोर्ट के जजेस, उनको तो एक लोअर कोर्ट के जजेस उनको तो कार तक नहीं मिलती, आपको पता नहीं होगा शायद। एसएसपी को तुरंत गाड़ी मिलती है, डीएम को तुरंत गाड़ी मिलती है, जो जज भर्ती होते हैं, जो जज अगर कोर्ट में पेशी करा ले एसएसपी की तो हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएगा। उन जज साहब को जजेस को कार नहीं मिलती, जानती मैं कई लोगों को, मैंने खुद ड्राइव करते देखा है। नहीं अपनी कार से जानते, सरकारी गाड़ी अवेलेबल नहीं है। देखिएगा तो गोगोई साहब से पूछिएगा इन्होंने क्या भला करा, क्या सवाल उठाया, सब जानते हैं। फिर उसके बाद एक महिला का, उस पर हम नहीं जाना चाहेंगे, उसमें बड़ा झोल हुआ, इनकी स्टाफ थी एक महिला और उसके अंदर भी उनके खिलाफ कंप्लेंट थी। वो तो उस टाइम कंप्लेंट इसलिए नहीं हुई कि चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस तो अब हट गए, तो चलिए खैर उस बात पे जाना ठीक नहीं, बात बहुत लंबी हो जाएगी। तो आपका सवाल था कि पहले के टाइम में और अब के टाइम में लेकिन महेश जी में बहुत ज्यादा बदलाव आ चुका है। महेश जी बात उस महिला से ही शुरू हुई थी, लेकिन हाँ अगर आप जानना चाहती है तो उसमें भी मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बता देता हूँ। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग, सुनने वाले भी कहेंगे कि यार मैं बिल्कुल ठीक बात बोल रहा हूँ। सवाल ये है कि एक महिला इनके स्टाफ में है, जो इनका जो चीफ जस्टिस होते हैं तो उनका घर में भी स्टाफ रहता है, प्रॉपर जस्टिस के यहाँ भी रहता है, चीफ जस्टिस के यहाँ पे चीफ जस्टिस के हिसाब से रहता है, पूरा स्टाफ रहता है, फाइलें वहां पे आती हैं, वहां पे स्टेनो हैं, उनका जो है सब असिस्टेंट रजिस्ट्रार होता है और 3-4 और बाकी स्टाफ भी होते हैं। तो उसमें एक महिला स्टाफ भी थी, उनके हस्बैंड और उनके देवर दोनों पुलिस में थे, एक हेड कांस्टेबल और एक सिपाही। अब उन पे आरोप यह लगा कि उनसे पहले कि इनके घर में फजीयत हुई, जस्टिस गोगोई साहब के घर में, उस महिला को लेके, और जो है काफी कुछ बात हुई और महिला को जो है सस्पेंड कर दिया गया। कि बात ये थी, आप सस्पेंड समझ सकते हैं क्यों किया गया। तो जब उनके गोगोई साहब के घर में झगड़ा हुआ तो समझ लीजिए कि महिला को लेके जब जो झगड़ा हुआ तो। और दूसरी बात ये कि उसके बाद जो ये महिला पे यह आरोप लगा कि महिला ने किसी से पैसे लिए हैं चीफ जस्टिस के थ्रू काम कराने के नाम के, और जो उनके हस्बैंड, उन पर मुकदमा दर्ज हुआ, उनको सस्पेंड कर दिया गया, और उनका देवर है उनको भी सस्पेंड कर दिया गया। उसके बाद जो वरिंदर ग्रोवर हैं, सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट हैं, वो और कुछ और एडवोकेट्स हैं, उन्होंने मिलकर कंप्लेंट तैयार की और चीफ जस्टिस के खिलाफ, जो गोगोई साहब थे, क्योंकि चीफ जस्टिस हैं तो उनके खिलाफ पुलिस में तो कंप्लेंट जा नहीं सकती, पुलिस अटेंड ही नहीं कर सकती है, कानून है, ये इम्यूनिटी है जजेस को। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो है कंप्लेंट दी कि ये हमारी कंप्लेंट है, ऐसे इनके साथ वहां पे छेड़खानी की गई महिला के साथ, महिला को धक्का मारा गया, जब उसने मना करा सब उसमें लिखा था, उसको दीवार अलमारी में उसको जो लगी, और सारी बातें उसमें, कई बातें उसमें गंभीर बातें भी लिखी हुई थी। तो इन्होंने कहा कि हम उसकी जांच करेंगे। जांच के लिए उन्होंने कमेटी बनाई, सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य जजेस थे, और उन्होंने जो उसको टाइम दिया गया 10:30 से 11 बजे का टाइम था, तो भाई कोर्ट के बाहर जब से अंदर एंटर हुई वो फेंट होकर बेहोश होकर गिर पड़ी थी। तो जब वो गिरी वो हॉस्पिटल भी गई, लेकिन उन्होंने जो 3 लोगों की इसमें कमेटी बनाई गई थी, उन्होंने क्लीन चिट दे दी कि इस महिला के आरोप जो हैं वो गलत हैं, और महिला को उन्होंने बर्खास्त कर दिया। सबसे बड़ी बात देखिए, उस महिला को ये कह के कि इसकी रिपोर्ट झूठी है, उसको सर्विस से सस्पेंड नहीं, बर्खास्त कर दिया, मतलब नौकरी खत्म कर दी। यही पॉइंट है सबसे बड़ा। और उसके बाद जो चीफ जस्टिस गोगोई साहब है, उनको क्लीन चिट दे दी, क्योंकि उनके दूसरे जो इंक्वायरी करने वाले थे उनके जजेस ही थे, साथी थे। चलिए, उसके बाद जब चीफ जस्टिस रिटायर हो गए, दूसरे चीफ जस्टिस बने, तो उसी महिला को रीइंस्टेट कर दिया, उसको नौकरी में बहाल किया गया, नौकरी में वापस लिया गया। जब आपने बकायदा सस्पेंड नहीं, नौकरी से उसको बर्खास्त कर दिया था, तो आज आपने उसको फिर चीफ जस्टिस गोगोई के जाने के बाद, रिटायर होने के बाद, उस महिला को इन्होंने वापस नौकरी में ले लिया। एक तो उसकी नौकरी बहाल करी, बहाल करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा ना तर्क,
कि साहब क्या था, ये था, पुराना फैसला गलत था, जो भी था, और महिला की शिकायत में क्या कुछ थी, इसका मतलब महिला की शिकायत भी ठीक थी। सॉरी। और जब महिला की शिकायत ये ठीक बहुत थी, बड़ी बात तो है। जब चीफ जस्टिस रिटायर हो गए तो उनके खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज क्यों नहीं कराया गया? बताइए, क्या मजाक है ये? वो सर्विस कर रही है ना, वो सच्ची है, तभी तो आपने उसको सर्विस पे लिया। और फिर उसके जाहिर बाद है। जो उनके हस्बैंड थे, उनके देवर थे, सस्पेंड थे पुलिस में, वो भी बहाल हुए। तो ये तो चाहिए, जो चीफ जस्टिस रहे हैं गोगोई साहब, उनकी हरकतें। उसके बाद चंद्रचूड़ साहब का देख लीजिए। चंद्रचूड़ साहब के मैं बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत उनसे हमारे बहुत अच्छे संबंध है। हमारे से अगर मैं बोलूं अपने, तो मेरे बहुत अच्छे संबंध रहे हैं उनसे। अब देखिएगा कि आप अपने घर में पूजा कर रहे हैं, जितनी भी पीआईएल हैं वो केंद्र सरकार के खिलाफ आती हैं। केंद्र सरकार के मुखिया कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। उसके अलावा भी सुप्रीम कोर्ट में कुछ एक केस चल रहे हैं जो जिसमें केंद्र सरकार के प्रति मामला उठ रहा है। ऐसे में आपके घर में पूजा हो रही है, प्रधानमंत्री पूरे देश को छोड़कर वो आपके घर में सीधा पूजा में शामिल होने पहुंच गए। क्या आपको नहीं पता? क्या कोई आपको दरवाजा वैसे ही खटखटा देगा? और क्या सुप्रीम कोर्ट जो नरेंद्र मोदी हैं, उनको कैसे पता चलेगा कि हाँ इतने बजे, सही इतने बजे आरती होगी? अगर 7:40 पे आरती है और नरेंद्र मोदी जी पहुंचते 8:10 में, क्या तो कुछ भी पूजा खत्म हो चुकी होती? उनको भी पता है कितने बजे पूजा होनी है। और जो हमारे चीफ जस्टिस हैं चंद्रचूड़ जी, उनको भी पता है मेरे घर में पूजा है, और वहां पे प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। क्या मजाक हो रहा है? और उसके बाद वो पूजा में शामिल हो रहे हैं। बताइए, अगर हम बोले चंद्रचूड़ जी, तो क्या विपक्ष के अंदर कितने ऐसे सीनियर लीडर हैं जिनका देश बहुत सम्मान करता है? कि हार जीत तो चलती रहती है सत्ता के अंदर। इवन कितने लोग हैं जो अपने संसदीय सीट से जीतते हैं, लेकिन क्योंकि उनकी पार्टी बहुमत में नहीं होती है, इसलिए सत्ता में नहीं आ पाते, लेकिन उनको जीत। कितने लोगों को तो प्रधानमंत्री 1.5 लाख वोट से जीत रहे हैं, कितने लोग 4-4 लाख वोट से जीत रहे हैं। तो कायदे में देखा जाए तो वो बड़े हैं। तो हमारे चीफ जस्टिस उनको नहीं बुलाते, प्रधानमंत्री को उसमें बुलाते हैं। प्रधानमंत्री भी सारे काम छोड़ के वहां पहुंचते हैं। फिर अखबारों के अंदर खबर जाती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खबर जाती है। तो चलिए आप गले मिलिए। सवाल ये कि जनता का क्या विश्वास रह जाएगा? देखिए कितनी सजाएं कोर्ट ये कह के सुनाता है कि अपराध जो है ये सामाजिक अपराध है। जैसे कि महिलाओं के साथ अपराध होता है, वो समाज की गिनती में आता है। बच्चों के साथ कोई अपराध होता है, वो समाज की गिनती में आता है। ऐसे अपराधों में अगर जो अच्छे जज हैं, जब लोअर कोर्ट में फैसला सुनाते हैं, तो बाकायदा लिखते हैं कि ये अपराध सिर्फ इस महिला के खिलाफ नहीं था, ये अपराध सिर्फ इस बच्चे के खिलाफ नहीं था, ये समाज के खिलाफ है। और जब किसी को कड़ी सजा देते हैं तो लिखते हैं कि इस आदमी को समाज में रहना घातक होगा। तो ऐसे अपराध जो है समाज के अंदर जो समाज एक वर्ड है, कानून में उसका हिस्सा है, उसके मान्यता है, उसके हिसाब से सजा चलती है बाकायदा कि समाज में रहने से आदमी का लिए घातों के इतने बार कहा जाता है किसको 7 साल हो चुके हैं, बंद हुए, उम्र कैद की सजा है, और जो जेल की वेलफेयर कमेटी होती है कहते हैं नहीं हमको जल्दी रिहा करेंगे, तो कोर्ट कहता नहीं, ऐसे आदमी का समाज में रहना घातक होगा, इसलिए क्लियर लिख देते हैं कि 14 साल, 15 साल, 12 साल, और उससे पहले कोई रिलीज नहीं। जिसमें वो उम्र कैद की वजह साल लिख देते ना, वो साल, उससे पहले आप उसको रिहा नहीं कर सकते हैं। तो अब देखिएगा कि क्या संदेश दिया चंद्रचूड़ साहब ने। रियली बता रहा हूँ, मेरे तो दोस्त हैं, मेरा बड़ा सम्मान करते हैं, मेरे तो बहुत खुशी की बात है कि चीफ जस्टिस मुझे रिस्पॉन्स करते हैं, हम जर्नलिस्ट है, मेरे लिए हमारी तो बहुत बड़ी बात है ये। लेकिन आप देखिएगा उस दिन मुझे भी बहुत बुरा लगा कि सर के हम इतनी इज्जत करते हैं, उस दिन वाकई तब से लेके अब तक अपना मन खटक गया। ये अच्छी बात नहीं है। जनता क्या करेगी? मैं कहता हूँ आपका वाकई में उनसे कोई हिसाब किताब हो, किसी का भी कुछ, चाहे अंडर टेबल है, चाहे पर्दे के पीछे, पर जनता का विश्वास अगर आप खोएंगे तो जनता कहाँ जाएगी? मुझे बताइए। हर आदमी कहता है ना भगवान फैसला करेगा, भगवान के फैसले के लिए मर के ऊपर जाना पड़ता है। हमारे यहाँ पे पृथ्वी पे भगवान अगर है तो जज साहब ही हैं, बेशक से समय लगता है। हाँ, और जज साहब जो है एक बार तो एक, मैं आपको कोई बहुत पुराना केस है, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, उसमें 6-7 महीने हो गए थे जेल के अंदर, और सबको पता था डीसीपी उससे नाराज था नेता से, तो इसलिए डीसीपी ने उनको रगड़ा हुआ है। तो जब 6.5 महीने हो चुके थे तो उनके वकील साहब थे, उन्होंने कानून की कोई बहस नहीं करी, सुप्रीम कोर्ट में आके बोले कि सर न्याय के लिए ऊपर जाना पड़ता तो ऊपर हम जा नहीं सकते, हमारे लिए तो आप ही भगवान हो। ये सेक्शन है, और 6.5 महीने हो चुके हैं सर, आप बताइए। बस जज साहब ने तुरंत बेल ग्रांट की। क्यों? वो ऐसा केस था कि 10 दिन 15 दिन में बेल हो जाती है, और ऐसा केस क्योंकि 6 महीने हो चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट तक आना पड़ा, लेकिन वहां पर भी उन्होंने नहीं कहा कि नहीं साहब हमारा जमानत लेना हमारा अधिकार है, संविधान में ये लिखा हुआ है, दूसरे सेक्शन और आर्टिकल में ये लिखा है। सीधा बोले वकील साहब ने, जो हम इसलिए याद है कि साहब भगवान न्याय करता है, लेकिन वहां ऊपर कौन जाएगा, हमारे लिए तो आप ही भगवान। बहुत बड़ी बात है।
बहुत उसने बड़ी कहा बात है साहब क्योंकि देखिए जीवन 6.5 का महीने हो फैसला गए है, हैं। हाँ कि साहब जीवन अभी के एक सेक्शन पल देख का लीजिए, फैसला है। वो 6.5 महीने से बंद है। हम्म। एक सेकंड नहीं लगाया जज साहब ने, चुप दिया। तो सर मतलब सच्चाई यही है। और जस्टिस सब्बरवाल थे, उसके बाद मेरा ये हमारे राजस्थान के थे चीफ जस्टिस, दिमाग से नाम उतर रहा है मेरे, उनके यहाँ तो इतनी बाढ़ लगी रहती थी पीआईएल की। और एक बार तो हरियाणा से कोई सज्जन आए थे और इनका 8-9 दिन में इनका रिटायरमेंट आ रही थी, चीफ जस्टिस साहब राजस्थान के, मेरा दिमाग स्लिप कर रहा है। तो उन्होंने बोला, तो उन्होंने कहा अच्छा हम नोटिस करते हैं। तो कहते सर नोटिस से क्या मतलब, फैसला करो ना। कहता टाइम लगता है। कहता साहब आप तो 8 दिन में रिटायर हो जाओगे, फिर कोई दूसरा जज आएगी मेरी नहीं सुनेंगे। देखिए तो क्यों, क्योंकि वो पीआईएल इतना करते थे, सब पीआईएल पर सुनवाई होती थी। जो कोयला घोटाले में सुनवाई की थी उन्होंने, कोयला घोटाले का फैसला सुनाया था, दिमाग से उतर रहा है, चलो छोड़ो। तो ये स्थिति थी उन दिनों। और जब से भाजपा की सरकार आई है, जजेस बहुत प्रेशर में, बहुत प्रेशर में। सीबीआई क्या, ईडी क्या, आईबी क्या, दुखती नस पकड़ने के उसमें रहते हैं, दुखती नस खोजने के चक्कर में रहते हैं। किसी करीबी रिश्तेदार पर नजर रख लेते हैं कि हाँ कि पता चला कि क्या नाम चीफ जस्टिस हैं, उनका कोई संबंध कोई हाई कोर्ट में जज हैं, तो वहां उसकी नस पकड़ लेंगे, वहां उसको दबोच लेंगे। ये स्थिति है। तो अब जो हो रहा है आपके सामने ही है। तो आप कहने को आरएफ जितने, लोढ़ा की बात कर रहे थे। जी 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 लोढ़ा साहब की, तो उस समय मतलब उसने बोला आपको लग रहा कि है कि नोटिस अभी जारी की। अभी हाँ, आपको लग रहा है कि अभी जो इस तरह की परिस्थिति इस वक्त अब वापस से गवई साहब के आने के बाद दिख रही है, थोड़ा फर्क है चीजों में, वापस से फेथ आ सकता है, या एक बार विश्वास चला जाए तो बड़ा मुश्किल है लौट पाना? देखिए, जो विश्वास पिछले जस्टिस गोगोई साहब के बाद विश्वास खो गया जनता ने, वो विश्वास सच बताऊं वापस नहीं आया है। चंद्रचूड़ जी कोई ऐसा बड़ा फैसला नहीं करके गए। कितने बड़ी बात है कि जो बॉन्ड है उसको उन्होंने असंवैधानिक करार दिया, और बॉन्ड के अंदर क्लियर ये आया कि एक आदमी है, ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है। ये सबसे बड़ी बात है, देखो ध्यान से सुनिएगा कितनी बड़ी बात है कि फार्मा कंपनी है और वो जेल के अंदर बंद है। फिर वो एक अमाउंट है 51 करोड़ या 101 करोड़ या 200 करोड़, वो इस बॉन्ड के जरिए केंद्र सरकार को, में जो बीजेपी की सरकार है उनको चंदा देता है। उसके 8-10 दिन बाद ही उसकी जमानत हो जाती है। उसने पैसा भाजपा को दिया, जमानत कोर्ट से हो रही है। देखिए दूसरी बात, उसके बाद आप देखिएगा कि उसमें पूरी लिस्ट आ गई थी जो छप गई थी। लिस्ट आने के बाद ये क्लियर हो गया कि जो पैसा दिया गया है 100 में से 98 लोग वो हैं जिन्होंने लाभ उठाया। तो लाभ उठाने का मतलब करप्शन हुआ ना, भ्रष्टाचार हुआ ना। चाहे अपने अपने जमानत ली, चाहे अपनी अपनी फर्म को पास करवाया, चाहे आपकी फर्म में छापा पड़ा हुआ था और उसमें कोई घोटाला था, उससे आपको क्लियर मुक्ति मिल गई। तो साथ में एक फैसला ये भी तो होना चाहिए था ना कि ये जो आदमी है जेब काटता पकड़ा गया है, हाँ जी इसे जेल में, वैसे इसके खिलाफ कार्रवाई करो। लेकिन साथ में क्या आपके पास आपने कह दिया कि हाँ गलत हुआ, कार्रवाई के बाद कुछ नहीं हुई। उनको एक उसपे एक जांच कमेटी बैठानी चाहिए थी ना कि जो ये देखे कि किस किस पार्टी को पैसा गया है, उस पार्टी से उसको क्या लाभ मिला, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। जैसे आप देखिएगा चंद्रचूड़ साहब के हाथ में कि जो चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हुआ था, उसके अंदर वो मेयर के चुनाव में जो उनका पीठासीन अधिकारी था बकायदा सीसीटीवी की तरफ देख रहा है, तो उन्होंने उस चुनाव को खारिज कर दिया चंद्रचूड़ साहब ने। लेकिन उसके खिलाफ एक्शन के लिए कुछ नहीं कहा, जो कि उसके खिलाफ एक्शन, ये क्या मजाक हो रहा है? इस बात को तो सब बोलते हैं कि आप कह रहे हैं कि इस आदमी ने, पीठासीन अधिकारी है जो चुनाव का अधिकारी है, इसने गलत किया, इसने वोटों में धांधली की गिनती में, और बकायदा सीसीटीवी को व्यू करके देख रहा है, फिर कर रहा है, और उन्होंने चुनाव को पलट दिया, मेयर में दूसरे पक्ष जो हारा था जिता दिया। लेकिन क्या उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे? हाँ। आज मेरी जेब में किसी ने पीछे हाथ डाला और मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, पर्स उसके हाथ में था, अब उसने देख के पर्स छोड़ दिया और मैंने पर्स उठा के जेब में रख लिया। और जब मैं उसको थाने ले जाता हूँ तो 4 लोग कहते हैं अरे भाई साहब ये क्या कर रहे हैं आप? उसने आपकी जेब में हाथ डाला था ना, जेब पर्स निकाल लिया था, पर आपने तो पकड़ लिया उसको, मजबूती से पकड़ के आपने वापस पर्स डाल तो लिया, अब उसके पीछे क्यों लग रहे हो? यार ये क्या बात हुई? अरे भाई उसने चोरी की है। चोरी, तो ठीक है, हाँ, तो चुस्त था, मजबूत था, मेरे हाथ में पकड़े, मैंने उसकी पकड़ लिया, मैंने अपना पर्स वापस ले लिया, लेकिन क्या चोरी नहीं की है? मैं तो उसको थाने में बंद कराऊंगा ना। लेकिन देखिए वो स्थिति है। चंदा के जो बॉन्ड के मामले में कोई कार्रवाई का ऑर्डर नहीं हुआ। अब कोयला घोटाले में ले लीजिए, चीफ जस्टिस लोढ़ा जी थे, तो जब कोयला घोटाला मामला सामने आया तो बकायदा उन्होंने जितने भी कोयले के खदानों का आवंटन हुआ था वो रद्द किया। साथ में सीबीआई को बोला कि इसमें एफआईआर भी दर्ज करो कि कहां पर क्या क्या गड़बड़ी हुई है, किस खदान के मामले में क्या गलत दस्तावेज दाखिल हुए हैं, या क्या पैसे का लेन देन हुआ। तो दोनों ऑर्डर किए ना उन्होंने, सिविल भी और क्रिमिनल भी। और यहाँ पर जो है
बस सिविल कर दिया जाता है। अरे जनता जो डरती है तो क्रिमिनल से डरती है, क्रिमिनल में सजा होती है, क्रिमिनल के अंदर कोर्ट में पेशियां होती हैं, सिविल के अंदर तो वकील पेश होता रहता है, 20 25 30 साल वैसे निकल जाते हैं। तो ये स्थिति है कि चंद्रचूड़ साहब ने के बाद हम दूसरे का जजेस भी ले लेते हैं, तो किसी ने कोई ऐसा काम नहीं करा कि जनता कहे नहीं यार सुप्रीम कोर्ट तो बहुत अच्छा कर रहा है। इवन जो भी नया जज बनता है महीना 15 दिन 2 महीना ढंग से काम करता है। और मैं आपको एक बात और बताऊं, इसी से आप समझ जाइएगा कि डीपीएस स्कूल था दिल्ली का, उसमें एक एसडीएम थे, मैं उनको नाम नहीं लूंगा, उस टाइम हम प्रिंट में मीडिया में थे, तो वो एसडीएम थे, तो वो उस नई दिल्ली एरिया के थे। तो वहां का जो बास्केटबॉल खेलते हैं तो पोल गिर गया था, उससे बच्चे के देहांत हो गया, बच्चे के बेचारे की डेथ हो गई। उसमें इंक्वायरी बैठाई गई एसडीएम के पास कि भाई आप इसकी जांच करो, इसमें प्रिंसिपल का दोष है कि नहीं है। प्रिंसिपल पे इतनी भी बात आई थी कि उन्होंने प्राइवेट उनकी अपनी कार मारुति खड़ी थी, उन्होंने तुरंत हॉस्पिटल जाने के लिए नहीं दी। साथ में ये बात भी आती है कि भाई आप जो पोल गिरा है उसमें जो है मैनेजमेंट तो सारा मालिक प्रिंसिपल ही होता है, लेडी प्रिंसिपल थी, तो क्या इसमें प्रशासन का भी कोई फॉल्ट है कि नहीं है। तो ये देखिएगा, तो मैंने जो है एसडीएम थे उनसे को फोन मारा, क्यों इंक्वायरी बनाई थी सरकार ने, तो जब उनको फोन मारा उनसे परिचय रहता था ऐसे, तो उल्टा वो मुझे कह रहे कि महेश जी यार आज की खबर थोड़ी सी बड़ी लगाना। मैंने कहा क्यों? कहता है बड़े 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 एडमिशन होते हैं, 5 10 लाख, तो आप तो खैर बहुत मोटा चलता है, उस टाइम की बात है, ये 20 साल नहीं 3 लाख 5 लाख रुपए चला करते थे एडमिशन भी प्राइवेट बड़े स्कूलों के अंदर। महेश जी माना करो, ऐसे कम से कम ठीक से खबर लगाओ, इस पे स्टाफ पे और मैनेजमेंट पे प्रेशर पड़ेगा, मैं थोड़ा सख्त ढंग से कार्रवाई करूंगा, 3-4 एडमिशन हम भी करा लेंगे। बताइए, देखिए अब आप। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो नया चीफ जस्टिस आता है वो शुरू में सख्ती दिखाता है, 1-2 केसों के अंदर अगर सख्ती दिखाएगा भी तभी तो पकड़ में आएगी सरकार मुट्ठी में जी। फिर जो बिचौलिए हैं जो सरकार का प्रतिनिधि करते हैं, मतलब प्रेशर करके चीजों को दबा के फिर अपने, देखिए एक आदमी है और वो पैसे वाला है, और उस पर जो है उसका कोई गलत काम करा या अपराध के बड़ोस पर झगड़ा कर दिया, और झगड़ा करते ही जो है सच्चो ने कहा रहे तो पैसे वाला आदमी बस कुर्सी पे सीधा बैठा दिया, भाई पानी पिलाओ इसको, तो वो तो एसएचओ को जो है कुछ भी देखो राजी नहीं होगा, और वही एसएचओ झगड़ा जमीन में बैठा देगा उसको, और उससे मिलने वाले आएंगे सारे देखेंगे अरे यार तो इतने बड़े लालाजी जमीन में बैठा रखे हैं। तो जहां कुछ लेन देन होना था इतना, वो इतना पे नहीं होगा, वो सीधा इतने पे होगा। तो जब आप सख्ती दिखाएंगे, बार्गेनिंग पावर बढ़ा लेते हैं। जब आप सख्ती दिखाएंगे, बहुत कुछ चल रहा है अभी, और ये विश्वास अभी लौटने वाला नहीं है, ऐसा लग रहा है परिस्थिति। देखिए ऐसा कुछ नहीं हुआ है, अब आप उस एसआईआर को देख लीजिएगा, ये क्या मजाक हो रहा है भाई। सुप्रीम कोर्ट को इतने समय लग रहा है, पहले कभी इतना लगता था एक सीधी सीधी बात है 11 कागज। यही बड़ा सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट इतना टाइम लेने लगा इंपॉर्टेंट मैटर्स पे। कितने हरासमेंट है, कितना हरास होता है आदमी। अच्छा, कितने डॉक्यूमेंट प्रूफ दिए जा चुके हैं। विनीता जी सबसे बड़ी बात ये है कि जो याचिका करता है अगर इसमें नहीं आते कोर्ट में तो क्या होता बताइए फिर। और सुप्रीम कोर्ट के जज जो सुनवाई करने खुद कह रहे हैं 11 कागजों की लिस्ट, इनमें तो एक भी मेरे पास नहीं है। अरे उसके बाद कुछ रह गया क्या बाकी? 142 में आपके पास पूरी पावर है, तो प्रमाण की जरूरत नहीं होती, उसके बावजूद पूरा समय देते हैं सरकार को, पूरा समय दे रहे हैं चुनाव आयोग को। वो तो अलग बात है ज्ञानेश कुमार जी कि वो मतलब वक्त संभल के राजी नहीं हो रहे। महेश जी एक बड़ी चीज होती है अदालत में, समय देना भी अपने आप में बड़ा खेल है ना, वो तो होता ही है। देखिए समय दिया गया ना, उस समय देने से क्या हो गया कि उन्होंने पहले सूची मंगा ली, ड्राफ्ट लिस्ट मंगा ली, ड्राफ्ट लिस्ट के बहाने जो है उन्होंने क्या दिया वैसे ठीक कर लो, तो पूरा मौका ही मिल गया ना। वही चोरी वाली बात कि उसने मेरा पर्स पकड़ लिया, पर्स गिर गया तो मुझे भी मौका मिल गया कि साहब देखो आपने पर्स उठा तो लिया, पर्स आपने वापस तो रख लिया, आपको नुकसान तो नहीं हुआ ना कोई, वो स्थिति होती है। अरे भाई सीधी सीधी बात है, 11 चीजें आधार, आप वोटर कार्ड को नहीं मान रहे, आप राशन कार्ड को नहीं मान रहे, तीसरा उसके अंदर था राशन कार्ड, वोटर कार्ड, और तीसरा एक और कागज था जो कि बहुत बेसिक है। उन तीनों कागजों को उन्होंने दस्तावेज को मानने से मना, तीसरा आधार, इन तीनों को मानने से मना कर दिया था। अब ये बताइए कि आधार तो हर किसी के पास होता है, सब पे लिखा होता है आधार मेरी पहचान, आप आधार को नहीं मान रहे। अगर आप आधार को नहीं मान रहे तो फिर आप किसको मानेंगे बताइए। तो ये स्थिति है, सुप्रीम कोर्ट पूरा समय दे रहा, फूल क्या वही 1.5 महीने बाद 2 महीने बाद आधार ही मानने हुआ ना, जो कि सबसे बेसिक चीज है, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट इतना समय लगा रहा है।
अरे जो चीज आपको दिख रही है, 11 लोगों की सूची है, सुप्रीम कोर्ट के जज खुद कह रहे हैं कि भाई इसमें तो 11 कागज मेरे पास भी नहीं है, और आधार सबके पास है। आधार बनाया गया, आधार के ऊपर बकायदा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। आधार कार्ड एक्ट जब आया था, आधार कार्ड बनने शुरू हुए थे, सुप्रीम कोर्ट में लंबी बहस हुई है। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज थे, उन तक ने भी सुप्रीम कोर्ट में आए थे, उन्होंने तक ने कहा कि आधार नहीं होना चाहिए। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने बहुत लंबी सुनवाई के बाद कहा नहीं, आधार होगा। वो आधार हमारा पैन कार्ड के लिए भी मान्य कर दिया गया है, लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी मान्य कर दिया गया है, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होता है उसके लिए भी मान्य कर दिया गया है, पासपोर्ट है उसके लिए भी मान्य कर दिया गया है। आधार कार्ड डालते हैं, मतलब OTP आता है, बहुत ही वेरिफिकेशन हो जाता है। ऑब्वियस चीजों को भी ये ऐसे दायरे में खड़ा कर रहे हैं जो लोगों को समझ में नहीं आती। जिस कागज को खुद सरकार ने बनाया मान्यता देते हुए, उसी की मान्यता पर इन्होंने सवाल खड़ा कर दिया। विनीता जी, इसमें एक बात और बताऊं, सब लोग खबर चलाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आधार को मान्यता दी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर में पढ़ लीजिएगा, लास्ट, सबसे लास्ट में क्या लिखा हुआ है कि जो लोग जिनका नाम मरे की सूची में है वो अपना आधार कार्ड पेश कर सकते हैं अपना जिंदा दिखाने के लिए कि मैं जिंदा हूं। लेकिन साथ में अगर चुनाव आयोग चाहे, चुनाव अधिकारी चाहे, तो उस आधार की सत्यता के लिए उनसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मांग सकता है। तो बात तो घूम फिर के वहीं आ गई कि एक आदमी अपना आधार लेके आएगा और चुनाव का जो अधिकारी है वो कहेगा नहीं भाई नहीं, मैं इसको नहीं मानता हूँ, इसको सत्य करने के लिए उन 11 कागजों में से कोई एक कागज लेके आओ। तो घूम फिर के तो उन्हीं 11 कागजों में बात आ गई ना कि हम इस चीज को मान्य करते हैं, लेकिन ये मान्य तब होगा जो उन 11 कागजों में से आप कोई कागज दिखाएंगे। तो बात तो वही हो गई। बिल्कुल सही बात है। यानी कि कुल मिलाकर के अभी मंशा पर सवाल उठ रहे हैं और मंशा फैसलों से दिख जाती है। जैसा जिक्र आपने तमाम मामलों के साथ किया है, तमाम कुछ CGI इसके नाम लेकर किया है, कुछ पर सवाल भी उठे हैं, कुछ की वाकई में मिसाल भी बनी है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे देश का न्यायपालिका जो कि बाकी 3 स्तंभों को उस वक्त पर कंट्रोल कर लेता है जब वो तीनों लचर व्यवस्था में जाते हैं। मुझे बार बार वो वक्त भी याद आता है जब 2005 का समय की अगर हम बात करें तो उस वक्त अचानक से सुप्रीम कोर्ट इतना एक्टिव हो गया था, लगने लगा था कि देश में सरकार सुप्रीम कोर्ट ही चला रहा है, क्योंकि लगभग सभी मामलों पर बहुत स्ट्रिक्टनेस कर दी गई थी। इससे सरकार पर असर पड़ा था और सरकार में बैठे लोगों को लगने लगा था कि देखिए हमें जो काम करना है वो कोर्ट कर रहा है, तो अब हमें काम करना होगा। इस तरह की व्यवस्था हुई। लेकिन अगर आप उसी को निष्क्रिय कर देंगे तो यानी कि जो कोर्ट ने मजबूर कर दिया सरकार को सही से काम करने पर, अगर सरकार उस कोर्ट पर कंट्रोलिंग कर लेगी तो फिर क्या ही बच जाएगा। बहुत बड़ा सवाल है, बहुत सारी बातें हैं। महेश जी के पास भी बहुत सारे जवाब हैं इन सब चीजों के, और कई ऐसे सच्चे घटनाएं हैं जिनको वो सामने बता सकते हैं, जैसे आज चर्चा हुई आपके साथ। विनीता जी आपसे आग्रह है कि जस्ट 1 मिनट जो है, जो दिल्ली हाईकोर्ट में जज थे, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गए, जस्टिस यशवंत वर्मा, ये वो भी इसी कड़ी का हिस्सा हैं। प्लीज थोड़ा सा दर्शकों को उसके बारे में भी आप बता दीजिए, प्लीज 2 मिनट। जी प्लीज आप बताइए ना। जी, क्योंकि यशवंत वर्मा की कहानी तो वो है कि मतलब जिसे कहते हैं ना कि आग तो लगी लेकिन पानी बुझाने पर्दे के पीछे कौन कौन लेके आया बर्तन, इसका तो मतलब बस पूछिए मत। इस आग ने तो वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी खा ली और ये अपने आप में सेटलमेंट कुछ और हो गया है। मतलब जहां पर इनको यहाँ पर आग लगती है, इनको इलाहाबाद भेजने की बात होती है, फिर इम्पीचमेंट को लेकर के बात होती है। आज तक ये पर्दे के पीछे की जो इसकी असल कहानी है, कौन इसमें एग्जैक्ट इन्वॉल्व रहा, किसका वो पैसा था आग लगने वाला, इसके जवाब तो मुझे लगता है हमेशा के लिए पहेली रहने वाले हैं महेश जी। ये तो कभी खुल के सामने आएंगे भी नहीं। सबसे बड़ी बात यह कि अभी तो उनका एक्शन ही सवालों के घेरे में है। अभी यशवंत वर्मा खुद हाईकोर्ट के जज हैं, एक गरिमा होती है पद की, बच्चे पढ़ते हैं कॉलेजों में LLB, उनके लिए उनके जो है आप मार्गदर्शक हैं। हाईकोर्ट के जज को बहुत सम्मान से देखा जाता है, और कितना वो अपने मतलब क्या उनका रवैया है, क्या वो दिखा रहे हैं, हर चीज को कह रहे हैं नहीं मैं तो झूठा फंसा दिए गया हूँ, मैंने जबकि इलाहाबाद में, अरे आपने जो गलत काम करा, इलाहाबाद आने को लेकर के भी बाकी लोगों ने सवाल उठा दिए थे कोर्ट में। वो इस्तीफा देके जाते, अपने घर बैठते तो कितना हल्ला कम होता। वो अड़े हुए हैं, और अड़े के बाद आप देखिएगा कि गद्दी पे बैठे हुए हैं। तो जो लॉ के स्टूडेंट है बेचारे, जिनमें कुछ बच्चे बेचारे अच्छा सोच भी रख के चलते होंगे ईमानदारी को, उन पे क्या हो जाएगा कि यार जज भी ऐसे ही होते हैं। देखिए ना, मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, जस्ट कि मेरे जो बड़े भाई साहब हैं, जब उन्होंने 10th पास की थी तो ऑल ओवर इंडिया में वो 3rd आए थे, और उसके बाद पूरे देश में पहला कोई ऐसा स्टूडेंट होगा कि IIT में एडमिशन के लिए 12th पास करनी जरूरी होती है, उसके बाद IIT का होता है।
तो हमारे पिताजी जाके AICTE के चेयरमैन से मिले कि हमारा बच्चा है, वो तो पूरे तीसरे नंबर पे आया है इंडिया में और वो हमारा बच्चा पास कर लेगा। कहता जी अगर पास कर दे लालो जी मैं परमिशन दे देता हूँ। और हमारे भाई ने 11वीं के बाद उनको परमिशन दे दी और वो सीधा IIT का एग्जाम पास कर गए। तो जब मैं बड़ा हो गया तो हम तो जब पीछे पीछे थे, तो जब मैं भी बड़ा हो गया कॉलेज में पहुंचा तो हम हमेशा देखते थे SSP को देखते थे और फिर DM को देखते थे। हमारे भाई जो है प्रोफेसर लगे, उनको बड़ा शौक था पढ़ाने का। तो मैंने पूछा उससे भाई से सुदेश से, मैंने कहा यार एक बात तो बता भाई, तू SSP लगना कोई बहुत बड़ी बात होती है, DM लगना बहुत बड़ी बात है, तुम तो इतने इंटेलिजेंट हो। कहता है SSP को DM को नेता ना डांट के रखता है, और अगर हम कॉलेज में प्रोफेसर लगते हैं ना कोई हमारा कुछ कर ही नहीं सकता। हमारा क्या कर लेगा? जिस कॉलेज में मेरी नियुक्ति है सारी जिंदगी में वहीं रहूंगा, प्रमोशन होती रहेगी, डीन बन जाऊंगा, यूनिवर्सिटी बन जाऊंगा, रजिस्ट्रार बन जाऊंगा, वाइस चांसलर बन जाऊंगा। मतलब उसकी सोच ये देखिएगा कि इस सोच के वजह से ही उसने UPSC का एग्जाम नहीं दिया, जो कि उसके लिए तो कुछ है मायने नहीं रहता जो इंडिया में कहता। मैं तो कहता हूँ SSP को हम देखते थे, फिर हम थोड़ी शरारतें भी करते थे ना, तो पुलिस से चमकते थे हम लोग पुलिस में शरारते। तो मैंने कहा तो SSP बन जाता, अच्छा रहता। कहता अच्छा, फिर एक नेता आके कहता मेरे को कई बार तो जब मुख्यमंत्री है तो मुझे भाग के गाड़ी खोलनी, दरवाजा खोलना पड़ता। मैं देखो उसकी बात मेरे को आज तक याद है। तो फिर मैंने कहा हम तो प्रोफेसर, हम देखते थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो कॉलेज में प्रोफेसर हैं, कहाँ किससे घबराते हैं, जिस कॉलेज में वही है मस्त है। जब बच्चा झूठा बनी हुई है दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन। तो चलिए खैर, सवाल कहने का मतलब ये है कि जो हाईकोर्ट के जज हैं ईशव वर्मा, स्वतंत्रता बहुत जरूरी है, स्वतंत्रता का अधिकार बहुत जरूरी है जो हमें दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। अब देखिए कि बार काउंसिल का जो एग्जाम होता है, वकील जो LLB कर लेते हैं तो बार काउंसिल का एग्जाम होता है, वही पास करना पड़ता है। अगर जो आप लॉयर हैं, एडवोकेट आप तभी कराएंगे, वो भी पास करना होता है 100 नंबर का एक। तो उसके अंदर भी अगर क्वेश्चन पूछा जाने लगे कि किसी महिला ने किस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ शिकायत की थी, तो उसमें लिखा जाएगा क्या एक शिकायत हुई, 3 हुई, 4 हुई, तो लिखा जाएगा सिर्फ 1 हुई। फिर अगला सवाल पूछा जाएगा किस चीफ जस्टिस के खिलाफ हुई। सोचिए, कोई शर्म नहीं है लोगों को। और अगर ये हाईकोर्ट के भी सवाल बनेंगे किसके घर में हाईकोर्ट के जज हैं जस्टिस वर्मा कि किसके घर में नोट मिले, नोट मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनको दोषी पाया, दोषी पाने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस में कोई FIR उनके खिलाफ नहीं की। उनके नाम बताए, 4 जजों के नाम लिखे होंगे उसमें, ये वर्मा उसको बच्चे टिक करेंगे। क्या ये है रह गए, बताइए। बहुत शर्मिंदगी की बात है, नैतिकता तो रही नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये बहुत चिंता की बात है। आज आपने बहुत अच्छी चर्चा की है। इसी के साथ इतने गंभीर सवाल हैं, ये इतने गंभीर सवाल हैं जो हमारे देश के भविष्य को बचाने के लिए, हमारे आने वाली जनरेशंस के लिए है। हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत खूबसूरत है, उसमें चारों स्तंभों के हिसाब से उनको शक्तियां दी गई हैं। अगर उनकी शक्ति को कम किया जाता है, काटा जाता है, तो इस देश का भविष्य कट जाता है, वो कम हो जाता है। ये बहुत बड़ा सवाल है। विनीता जी, इसमें एक चीज और जोड़ दो, साकेत कोर्ट के एडिशनल सेशन जज हैं, अभी 5-7 दिन पहले सस्पेंड किया है उनको। बच्ची है, LLB पास करके आई है, और पास करने के बाद जब आती है, जाहिर सी बात है जिनकी फैमिली बैकग्राउंड जिसकी वकीलों की नहीं है, तो बेचारे खुद ही उनको आगे मेहनत करनी पड़ती है। तो किसी लॉ फर्म में वकील की बड़ा सीनियर एडवोकेट है, उनकी लॉ फर्म में गई तो उसने वकील पे भी आरोप लगाए, मुझे हरास किया, गलत काम मेरे साथ किया, गलत काम का मतलब समझ लिया। उन्होंने जज साहब के ऊपर भी आरोप लगाए कि उन्होंने मेरे पे दबाव डाला, और ये वकील साहब जज से मिलवाते तो उन्होंने भी कहा फैसला कर लो। और बाकायदा उसने 156(3) वो थे कि अगर पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं करती है तो कोर्ट ऑर्डर करती है। उसमें एप्लीकेशन जब कोर्ट में लगाई तो कोर्ट ने पुलिस को ऑर्डर करा कि भाई इसकी जांच करके बताओ क्या है। और मामला जब हाई कोर्ट में गया तो हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया इसको 10 दिन पहले। अखबार में फोटो छपी है एडमिनिस्ट्रेशन जज की। बताइए क्या हो रहा है ये? बेशरम, बिल्कुल भी परवाह नहीं है। मैं चलते मैं भी अपना एक किस्सा सुना देती हूं। उनके जो बच्चे नए बच्चे पढ़ के आते हैं, पुराने वकीलों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो बच्चे पढ़ के आते हैं ना, उनका तो आदर्श होते हैं ये। बच्चा आगे बाद में क्या करता क्या नहीं करता। मैं भी एक किस्सा सुना देती हूँ। कई साल पहले, लगभग 20 साल पहले की बात है, लेकिन अभी भी मेरे को जानकारी है मेरे सोर्सेज से कि हालात बदले नहीं है, 20 साल पहले जैसे है। मैं बात कर रही हूँ 30 हज़ारी कोर्ट की। 30 हज़ारी कोर्ट में, क्योंकि मैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थी तो कुछ खबरों में स्टिंग ऑपरेशन भी किया करते थे, तो मैंने 30 हज़ारी कोर्ट पे किया था, जिसे हमारे चैनल ने ऑन एयर करने से मना कर दिया था। उसकी वजह ये थी कि चैनल की कोई वैसी मंशा नहीं थी। इस वाली स्टोरी में मैं बहुत क्लियर बताऊं, यहाँ पर उन्हें डर लगा कि ये वकील जो है वो पता नहीं क्या हालत करेंगे। और खबर ये थी कि 30 हज़ारी कोर्ट के वेस्टर्न विंग का जो इलाका है, दिन छिपने के बाद, बल्कि 4 बजे के बाद ही वहां कोई महिला नहीं जा सकती है। जो महिला वहां जाएगी उसे गलत नजर से ही देखा जाएगा,
वो किसी गलत मकसद से ही वहां गई होगी, और वहां पर कैमरे में हमने ऐसे ऐसे सच कैद किए थे जिसे देखकर किसी के भी पांव से जमीन खिसक जाएगी। ये वही 30 हजारी कोर्ट है जहां पर आए दिन मारपीट होती है, अपना डोमिनेशन दिखाने की कोशिश की जाती है, पुलिस के साथ भिड़ जाते हैं, बेचारे जो शिकायत न्याय मांगने आए हैं उनको मारने पीटने लग जाते हैं, और खुद उन्होंने 30 हजारी कोर्ट में अय्याशी का अड्डा बनाया हुआ है। ऐसा अड्डा जहां पे चैम्बर्स के अंदर बेड बनाए हुए हैं और दुनिया भर का प्रोस्टिट्यूशन चलता है। अब ये कई साल पुरानी बात है जब मैंने शूट की थी, और अभी भी कुछ खास फर्क नहीं है। तो बड़ी बात यह है कि ऐसी मानसिकता के साथ ये कौन सा न्याय किसको कितना दिलाते होंगे, हम सब समझ सकते हैं। बड़ी बात यहाँ पे यही है कि इंसान को कहीं भी देशभक्ति सिर्फ बॉर्डर पे नहीं होती है, देशभक्ति हर ड्यूटी में होती है। अगर अपनी ड्यूटी को आप देशभक्ति की तरह समझे तो आप अपने देश के लिए बहुत एहसान कर देंगे, ये तय है। बहुत बहुत शुक्रिया महेश जी, आज बहुत अच्छी चर्चा हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा हुई है, और मैं उम्मीद करूंगी हमारे ज्यादा से ज्यादा दर्शक इस पूरी चर्चा को देखें, सुने, समझें, क्योंकि अगर आपने ये चर्चा नहीं देखी तो आपने न्यायपालिका को नहीं समझा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।